डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। जी, निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उसके कारण मोदी की व्यक्तिगत छवि और पार्टी की भी जो प्रेस्टीज है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, जो लोगों ने उनके अपने लोगों ने बना के रखी थी, वो भी डाउन हो रही है। आप देखिए, पहले अगर ऐसा कुछ भी मुद्दा होता था, अगर हम सतपाल मलिक वाली ही बात ले लें, तो सतपाल मलिक ने जो बातें उठाई हैं उसको, हालांकि इससे मैं कांग्रेस को भी निश्चित रूप से मतलब एक तरह से उसको श्रेय दूंगा। ये सारे मुद्दे उसने जिस तरीके से उठाए हैं, लोगों पर फेंका है इन चीजों को, छोटे छोटे वो मीम्स बनाकर या रील्स बनाकर या वीडियो की छोटी छोटी कटिंग करके, शॉर्ट्स करके, ये जो सारे मुद्दे पहुंच रहे हैं, वो लोगों ने उसको अब स्वीकार करना शुरू किया है। और प्रतिरोध जो है उनकी ट्रोल आर्मी का जो होता था, ये जो बहुत सारे समर्थक होते थे, उनकी ओर से जो होता था वो बहुत कम हो गया, उसकी मात्रा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है, क्योंकि वो तो बिल्कुल 100% तो कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी बात आप देखिए कि ये जो अतीक वाला जो मामला हुआ है, प्रयागराज वाला, अगर इस तरीके से कुछ समय पहले होता, केवल 1 साल पहले होता, तो ऐसा जश्न मनाया जाता था कि मानो कोई पाकिस्तान पे ही किसी ने, भारत ने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया, उस तरीके से उसको पेश कर दिया जाता। लेकिन अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से ये एनकाउंटर किया गया है, 3 लड़कों ने आके जिस तरीके से हमला किया, तो ये कोई समाज के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। ये बात तो अब लोग जानने लगे हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं कि जो स्टोरी फैलाई जा रही है ये इसके बारे में, अतीक को मारने वालों के बारे में, कि वो बड़े माफिया बनना चाहते थे, वो कहते थे कि हम छोटा मोटा काम कब तक करेंगे, हम बड़ा नाम करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। यहां तक कि वो जो सीबीआई जो सीरियल आता है, उसमें जो इंस्पेक्टर दया है, वो भी विश्वास नहीं करेगा इस स्टोरी पे कि इस तरीके से कोई कर सकता है। तो वो इतनी लचर कहानी है, वो उसको बिल्कुल स्क्रिप्टिंग का पता नहीं, जिसने भी ये कहानी रची है। तो ये अब सीधे सीधे अब लोगों को पता चलने लग गया है कि इस सरकार के अंतर्गत सारा का सारा लोगों को, समाज को विभाजित करना, हिंसा फैलाना, नफरत पैदा करना, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया है। अच्छा कि हालांकि उसका एपी सेंटर अभी भी जो है उत्तर प्रदेश बना हुआ है, उत्तर प्रदेश से अभी भी ये सब चीजों की जो है वो, ये सारे सैंपल जो है वो उत्तर प्रदेश ही पेश कर रहा है। लेकिन इसी के विपरीत आप जाइए तो कर्नाटक में चुनाव होना, मैं इससे थोड़ा सा कांग्रेस के लिए भाग्यशाली मानता हूं कि कर्नाटक जो है पढ़ा लिखा राज्य है, बहुत समझदार लोग हैं, वहां पे बहुत सारा टैलेंट वहां का जो निकला है, वो हम सब बारे में, सारा देश उसका प्रशंसक है कर्नाटक राज्य का। तो कर्नाटक जो है, आप ये सब बेकार की जो स्टोरीज हैं कि अतीक अहमद वाला मामला, ये सब आपको बहुत ज्यादा वहां काम नहीं करेगा। और सेंटर जो है ये दो मुद्दे जो है कर्नाटक जो है सारे देश के सामने फेंकेंगे, उसको ये कि बाकी राज्य उसको कैसे लपकते हैं। नंबर 1 जो हमने ओबीसी के बारे में चर्चा की, और दूसरा कि संघवाद पे जो चोट की जा रही है, अमूल के पैकेट्स कर्नाटक पे गिराना जो है एक तरह से गुजरात द्वारा सीधे सीधे आक्रमण ही है कर्नाटक पे, वहां की अपने सहकारिता आंदोलन पर ही नहीं, वहां के छोटे किसानों पे, दूध व्यवसायियों पे, दूध उत्पादकों पे ये एक बहुत बड़ा हमला है। और इसको कर्नाटक ने बहुत अच्छे से उसका प्रतिरोध कर दिया है। इस मामले को राहुल गांधी ने भी उठाया, मैंने उसे बताया, गौरव वल्लभ ने भी इस बात को बड़े बड़े पैमाने पर उठाया है। तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो मैसेज जाएगा। कर्नाटक के बाद निश्चित रूप से अगले तो कम से कम 4 राज्य ऐसे हैं, 3 राज्य जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और तेलंगाना भी कर रहे हैं, वहां भी कोई बहुत अच्छा स्कोप मुझे भारतीय जनता पार्टी का नहीं लग रहा है। लेकिन अब देख रहे हैं कि वो क्या मुद्दे फेंकते हैं। असली बात यह है कि क्या जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, हाल ही में भी पिछले दिनों में रामनवमी के अवसर पे जो कई जगह पे जो कुछ हुआ, उसका असर भी खत्म हो गया है। ये कोई बहुत लंबा नहीं चला है। आप देखिए, बहुत जल्दी अब लोग इस बात रहे हैं कि शांति बहुत आवश्यक है देश के लिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रही है, लड़के जो है, ये जो 3 लड़कों के उदाहरण है, ये पूरे देश में जाएंगे कि आपने जिस तरीके से हिंसा और नफरत का माहौल पैदा किया है, उसके कारण अब बच्चे जो है वो शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो स्कूली जो है, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरियों में उनके कोई बैठ नहीं रहा है, और बच्चे जो है तमंचे लहराते हुए जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और लोगों के काम आ रहे हैं अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, ये मैसेज जब जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन जो है देश के अंदर आएगा। और इसका जो असर है ये 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से पड़ेगा। अगर 2024 के चुनाव में भी इसका असर नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ भारत जो है खो चुका रहेगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने ओबीसी का अपमान किया है। सबसे पहले
मैं किसी का अपमान कभी नहीं करता हूं, मगर दूसरा सवाल और बड़ा सवाल, अगर नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं तो फिर सचमुच में हम ओबीसी की बात क्यों ना करें? और ओबीसी वर्ग के सामने दो तीन बड़े मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर हम चाहते हैं कि ओबीसी को ताकत दी जाए, राजनीतिक ताकत, आर्थिक ताकत, तो सबसे पहला कदम हमें यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में ओबीसी है कितना। अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो हम ओबीसी को शक्ति, ओबीसी को ताकत कैसे दे सकते हैं? जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 2011 में हमने सेंसस किया था और पहली बार हमने सेंसस में सवाल पूछा था कि भैया आप ओबीसी हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आपकी जात क्या है? और पूरा का पूरा डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने डेटा पब्लिक नहीं किया है, छुपाया हुआ है। दिल्ली की सरकार को मालूम है ओबीसी की कितनी आबादी है हिंदुस्तान। अगर दिल्ली की सरकार किसी को बता नहीं रहे तो मोदी जी, अगर आप सचमुच में ओबीसी को ताकत देना चाहते हो, आर्थिक ताकत देना चाहते हो, राजनीतिक ताकत देना चाहते हो, तो सेंसस में जो डेटा है उसको पहले आप पब्लिक कीजिए कि देश को पता लगे कि इस देश में ओबीसी वर्ग कितना है, दलित वर्ग कितना है, आदिवासी वर्ग कितना है। अगर आप नहीं करोगे तो कांग्रेस पार्टी यह काम करके दिखा देगी, क्योंकि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। हम सचमुच में ओबीसी वर्ग, दलित, आदिवासी वर्ग को ताकत देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग भी इस देश को चलाने में उनकी हिस्सेदारी हो।